नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजीटीएट के लिए पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, और कूट वाले सारे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आज जो है सीजी व्यापक में कूट वाले प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं अधिकतर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, पहला, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ये पहला हमारा क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चे का आयु होता है 0 से 2 वर्ष। तो पहला हमारा गलत हुआ। दूसरा क्या है, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में आती है। ये बिल्कुल ही सही है। संरक्षण मतलब वस्तु के आकार में परिवर्तन से मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसी को बोला जाता है संरक्षण। तो संरक्षण का जो गुण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में आ जाता है, जिसका आयु काल होता है 7 से 11 वर्ष। संरक्षण के साथ सीरिएशन मतलब छोटे से बड़े क्रम में जमाने की जो क्षमता है, क्लासिफिकेशन की जो क्षमता है, ये तीनों चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो ये सही है। और निगमनात्मक तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ये होता है 11 से 15 वर्ष के बच्चों में जो है पाया जाता है। तो तीसरा और दूसरा हमारा क्या है, राइट है। तो 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन एक्सर्शन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल ही सही। लेव वाइगोस्की के द्वारा सोशियो कल्चर थ्योरी दिया गया। सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसमें उन्होंने समाज संस्कृति और भाषा, इन तीनों को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल ही सही है। तर्क क्या दिया इसके लिए, भाषा केवल बातचीत का माध्यम है। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है और केवल बातचीत का माध्यम है, इसका विचार या सोच के निर्माण में कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा एजर्सन सही है, ए सही है, और तर्क जो रीज़न दिया गया वो गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सोशियो कल्चर थ्योरी में लेव वाइगोस्की ने बताया, क्या बताया, कि बच्चों में भाषा पहले आता है। बच्चों के अंदर भाषा का विकास पहले होता है और फिर उसके बाद चिंतन का विकास होता है। और ये भी बताया लेव वाइगोस्की ने कि जो विकास है क्या है, सतत प्रक्रिया है। वहीं जिन पियाजे ने इसे असतत प्रक्रिया माना था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। तो स्कीमा जिन पियाजे के द्वारा दिया गया ना, स्कीमा का मतलब होता है संज्ञानात्मक रचनावादी, सॉरी, ज्ञान की मानसिक संरचना को स्कीमा बोला जाता है। तो ए का आ जाएगा 2, ए का 2, सी और ए में है। उसके बाद इसके फोल्डिंग या पार्ट या इसी को मचान भी बोलते हैं, ये होता है बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी मदद। बी का आ जाएगा 1, यहाँ है बी का 1, यहाँ भी है बी का 1। उसके बाद प्याजे, प्याजे क्या थे, संज्ञानात्मक रचनावादी थे। तो सी का 4, सी का 4, और वाइगोस्की एक सामाजिक रचनावादी है। तो डी का 3। तो ए हमारा सही आंसर होगा। स्कीमा को बोला जाता है ज्ञान की मानसिक संरचना, मतलब पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके फोल्डिंग बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी मदद। प्याजे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है, संज्ञानवादी है। वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी से संबंधित है, समाजवादी रचनावादी है। तो ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अभी जो वर्तमान में सीजी पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गेस्टाल्टवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र आकृति। बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये जो गेस्टाल्टवाद है ये पूर्ण से अंश की ओर चलता है, पूर्ण से अंश। तो इसको पूर्ण से अंश की अवधारणा भी बोला जाता है। दूसरा, पहला सही हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, ये बिल्कुल ही गलत है। गेस्टाल्टवाद जो है प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बिलीफ नहीं रखता है, बल्कि ट्राई एंड एरर किसका है, थार्नाडाइक का है, थार्नाडाइक का है। ठीक है, तो 2 हमारा गलत हो गया। मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट लेविन, कोफ्का इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो 3 भी हमारा सही है, 1 और 3 सही है। मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कर्ट लेविन, कोफ्का ये सब गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, तो 1 और 3 सही होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए कार्य और सहायता के साथ किए गए कार्य के बीच का अंतर है, इसी को बोला जाता है जेडपीडी। मान लो बच्चा बिना सहायता के यहाँ तक जो है किसी काम को कर सकता है, लेकिन जब किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा मदद कर दी जाती है तो बच्चा यहाँ तक काम करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ तक और यहाँ तक, इन दोनों के अंतर को ही जेडपीडी बोला जाता है। और इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, बार बार पढ़ेंगे तभी जो दिमाग में सेट हो जाएगा।
ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत सोचना। तो पहला सही है। इस क्षेत्र में बच्चा बिना किसी मदद के सब कुछ सीख जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। मदद तो किया जा रहा है ना जेडपीडी में, तो 2 हमारा गलत हुआ। सही दिशा निर्देश अर्थात इसके फोल्डिंग मिलने पर बच्चा इस क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है, तो 3 भी हमारा सही हुआ। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, जीन पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में अंतर के संदर्भ में सही युग्म पहचाने। दोनों के विचारों में क्या क्या अंतर है। पहला कथन क्या है, पियाजे मानते हैं कि विकास पहले होता है फिर सीखना होता है, तो पियाजे का ये कथन बिल्कुल ही सही है पियाजे के अनुसार, ठीक है। लेकिन वाइगोस्की का कथन क्या है दूसरा, वाइगोस्की मानते हैं कि सीखना पहले होता है जिससे विकास होता है, तो वाइगोस्की का ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के स्तरों और उनकी विशेषताओं का मिलान करना है। पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो नैतिकता होती है वो दंड और पुरस्कार द्वारा नियंत्रित होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का नैतिकता नहीं आया रहता है। उनका जो बच्चे का जो नैतिकता है वो दंड और पुरस्कार द्वारा नियंत्रित होता है। तो 1 आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा 2, ठीक है। पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल स्टेज से संबंधित है सामाजिक व्यवस्था और अनुमोदन, ठीक है। तो बी का आ जाएगा 3, ए का 2 और बी का 3 ये। और उत्तर पारंपरिक स्तर मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में व्यक्तिगत सिद्धांत और अंतरात्मा की आवाज़, तो सी का आ जाएगा 1। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए थे और तीनों स्तरों के अलग से 2-2 और स्तर बताए गए थे। इस प्रकार से कुल 6 स्तर जो है बताया गया था, जिसमें जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है वो 4 से 7 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं जो पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज होता है, कन्वेंशनल पारंपरिक स्तर, ये होता है 7 से 10 वर्ष के बच्चों में, और पोस्ट कन्वेंशनल पाया जाता है 10 से 13 और ऊपर के आयु के बच्चों में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरण बताए हैं, बिल्कुल सही 6 चरण बताए हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन उत्तर पारंपरिक स्तर का हिस्सा है, ये गलत है। पहला तो सही है कि 6 चरण बताए हैं कोहल वर्ग ने के नैतिक विकास के, लेकिन गुड बॉय गुड गर्ल जो ओरिएंटेशन है ये कन्वेंशनल स्टेज में आता है, कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हुआ, केवल 1 हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अभिकथन है, ये भी कोहल वर्ग के नैतिक विकास से ही संबंधित है। कैरोल गिलिगन ने कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की, बिल्कुल आलोचना की गई थी, तो अभिकथन सही है। तर्क क्या दिया गया है, उनका मानना था कि कोहल वर्ग ने महिलाओं की नैतिकता जो देखभाल पर आधारित है को कम करके आंका है और उनका सिद्धांत पुरुष प्रधान है, तो ये भी सही है। कैरोलन गिलिगन का कहना था कि कोहल वर्ग ने क्या किया है, महिलाओं की उपेक्षा किया है, इसी के आधार पर उन्होंने कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो अभिकथन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है, और ये सही व्याख्या भी करता है। ए और आर सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हाइंज की दुविधा, हाइंज डिलेमा के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं के आधार पर अवस्था को पहचानिए। प्रतिक्रिया क्या है, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है और अगर कोई ऐसा करेगा तो समाज टूट जाएगा। यह किस अवस्था को दर्शाता है, तो यह सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ बताया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होगा। सॉरी, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यदि हाइन जो है चोरी कर लेता है तो वो क्या कर रहा है, चोरी करना सही काम नहीं है, जो समाज के द्वारा बनाया गया कानून है उसके क्या है, खिलाफ है। तो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है कन्वेंशनल स्टेज में आता है, और कन्वेंशनल स्टेज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न क्या है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, या इसी को बोला जाता है जैसा को तैसा या टिट फॉर टेट, किस स्तर की विशेषता है। तो ये टिट फॉर टेट जो है कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज की ये विशेषता है। जिसे मान लो कोई बच्चा जो है, मान लो ए कोई बच्चा है जो बी के क्या है पेन को तोड़ देता है, तो बदले में बी भी ए के पेंसिल को तोड़ देता है, तो जो तुम मेरा पेन तोड़ा तो मैं तुम्हारा पेंसिल तोड़ूंगा, इसको बोला जाता है टिट फॉर टेट। या एक बच्चा जो है मस्त लंच जो है लेके गया है, तो दोस्तों वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों को अपना लंच तभी शेयर करेगा जब वो भी अपना लंच उसको शेयर करेगा, तो इसी को टिट फॉर टेट या जैसे को तैसा कहते हैं। और ये
कौन सी अवस्था में आता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। एक आता है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा आता है अपना टिट फॉर टैट। ये दोनों ही पूर्व पारंपरिक स्तर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोहल वर्ग के पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है? तो कन्वेंशनल लेवल में क्या क्या आता है? एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा आता है गुड गर्ल गुड बॉय। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो 2 और 4 जो है कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। समय होता है इसका उम्र 10 से 13 वर्ष। दंड एवं आज्ञा पालन ये जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज का है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और सार्वभौमिक नैतिक विकास जो है कन्वेंशनल स्टेज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारी जो है आपको प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न क्या है? एक बच्चा तर्क करता है। क्या तर्क कर रहा है? चोरी करना गलत है क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी। यह बच्चा नैतिक तर्कणा मोरल रीजनिंग के किस चरण में है? बच्चा बोल रहा है कि चोरी करना गलत है क्योंकि अगर पकड़ा गया तो क्या होगी? जेल होगी। तो वो सजा के बारे में सोच रहा है। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में है बच्चा। स्टेज फर्स्ट का ये बच्चा है, प्री कन्वेंशनल स्टेज का, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आज आप लोगों को पूरा कोहल वर्ग का जो थ्योरी है वो याद हो जाने वाला है प्रैक्टिस के माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। यांत्रिक सापेक्षवाद मतलब होता है टिट फॉर टैट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल यांत्रिक सापेक्षवाद, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। तो ये होता है टिट फॉर टैट। तो एक आ जाएगा 2, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब जैसा को तैसा। तो स्टेज 2 का आ जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद कानून और व्यवस्था, तो नियम के बारे में कानून बताता है। तो नियम समाज की भलाई के, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो बी का आ जाएगा 3। ठीक है, बी का आ जाएगा 3। सामाजिक अनुबंध आता है 1 से। नियम समाज की भलाई के लिए लेकिन मानव अधिकारों के लिए बदले जा सकते हैं, ये होता है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। तो ये यहाँ है, ए का 2 बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एक छात्र कहता है मुझे परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और वे मुझसे निराश होंगे। यह कथन किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चे के द्वारा यह कहना कि मुझे नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि मैं पकड़ा गया तो मेरे माता पिता को बुरा लगेगा, शर्मिंदा लगेगा। तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास के बारे में है, स्टेज 3 के बारे में बता रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मतलब जो बच्चा है वो कौन से आयु काल में आ रहा है? 10 से 13 वर्ष के बीच में, कन्वेंशनल स्टेज में है। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आ जाता है कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल। कानून और व्यवस्था आता है कन्वेंशनल में, और ये पोस्ट कन्वेंशनल में आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दंड एवं आज्ञा पालन ये होता है प्री कन्वेंशनल, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। अब कोहलर के बारे में भी कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसेट थ्योरी के बारे में सही कूट का चयन करें। तो पहला कूट क्या दिया? कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिपैंजी पर किया था। तो पहला हमारा बिल्कुल ही सही है। कोहलर जो है सुल्तान नाम के चिपैंजी में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, ना कि अचानक। ये बिल्कुल ही गलत है, दूसरा हमारा गलत हुआ, क्योंकि इनसेट थ्योरी में सीखना अचानक होता है, क्रमिक नहीं होता। समस्या का समाधान परिस्थिति के समग्र प्रत्यक्षीकरण होल परसेप्शन पर निर्भर करता है। तो तीसरा भी सही है, इसलिए 1 और 3 सही होगा, 1 और 3। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी में किसी भी समस्या को क्या है? समग्र रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसे गेस्टाल्टवाद भी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रायड की मनोलैंगिक विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। एनल फेज, ओरल फेज, फेलिक फेज, लेटेंसी फेज, और एक होता है जेनाइटल फेज। तो जिसमें सबसे पहले होता है ओरल फेज, जन्म से 1 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, ओरल फेज तो पहला में, दूसरा जो है पहले रहेगा। उसके बाद ओरल फेज के बाद आता है एनल फेज, जिसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग जो है दिया जाता है। ये होता है 1 से 3 वर्ष के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है फेलिक फेज, लैंगिक अवस्था। ये होता है 3 से 6 वर्ष के बीच में। उसके बाद सुषुप्ता अवस्था आता है, लेटेंसी एज 6 से 12 वर्ष। और उसके बाद लास्ट में आता है जेनाइटल फेज, 12 से 18 वर्ष के बीच में। तो इसका क्रम क्या क्या होगा? सबसे पहले ओरल फेज तो 2, उसके बाद एनल फेज तो 1, तो ये उसके बाद 3 आएगा फेलिक फेज, लिटेंसी फेज, और अंत में जेनाइटल फेज। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है हॉस्टल वार्डन पेपर में भी आया था।
ओडिपस कॉम्प्लेक्स में एक बालक किसके प्रति आकर्षण महसूस करता है? तो ये फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है। तो ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है, क्या बोलते हैं उसको? ओडिपस कॉम्प्लेक्स को पुत्र का माँ के प्रति जो प्यार होता है उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो माता के प्रति आएगा। वैसे ही ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। वैसे ही पुत्री का पिता के प्रति जो प्यार होता है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था में देखने में मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा, 6 से 12 वर्ष। व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है? तो जो ईड होता है, इदम, ये जो है सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जैसे हम किसी चीज़ को, यदि हमें भूख लग रहा है, हम कोई खाने का चीज़ देखते हैं तो हम किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते, केवल चाहते हैं कि उसको खा ही लें। तो यही है ईड। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है ईड। तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास देश की आयु में होता है। तो बच्चों में तर्क जिज्ञासा और जो निरीक्षण शक्ति का विकास है वो 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जनरली जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जीन पियाजे के, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो होता है 11 से 15 वर्ष के बीच में, और ये इसी अवस्था में तर्क और जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास जो है बच्चों में होने लगता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? रोरसा परीक्षण एक प्रोजेक्टिव विधि है, मतलब प्रक्षेपित विधि है, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT बोलते हैं, ये भी प्रक्षेपी विधि है। बालक बोध परीक्षण चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, CAT, ये भी प्रक्षेपी विधि है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही प्रक्षेपी विधि है। लेकिन जो डी है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये किस प्रकार की? तो ये बुद्धि परीक्षण की विधि है, बुद्धि परीक्षण। और सबसे पहले बीने के द्वारा ही बुद्धि परीक्षण जो है किया गया था। बुद्धि के बाद आता है IQ शब्द जो है टर्मन के द्वारा दिया गया है, इसको भी आप याद रखिए। और 90 से 110 IQ के बीच के जो बच्चा होता है उसको सामान्य बुद्धि लब्धि बोला जाता है, इस बात को भी याद रखिए। टर्मन ने ही IQ दिया, IQ का फार्मूला भी दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगला प्रश्न क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। तो ये कथन है हरलॉक का। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के CG टेट में आ चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता बोला जाता है एडलर को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कोटेशन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है CG टेट में, CG भर्ती में, तो ध्यान रखिएगा। ये एडलर का कथन है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता है एडलर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो उद्दीपन प्रतिक्रिया जो सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलाव का है, कुत्ते पे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। सूज का सिद्धांत कोहलर का है, पढ़े हैं अभी, कोहलर। ठीक है, ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसका है? स्किनर का है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर होगा इसका। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए, वह अवलोकन करती है कि पेन A पेन B से क्या है? लंबा है, पेन B पेन C से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि A C से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो दिव्या जो है वस्तुओं को, पेन को उनकी लंबाई के अनुसार क्या कर पा रही है? जमाने में सक्षम हो पा रही है। मतलब क्या कर रही है? वो क्रमबद्धता के स्टेज में है, सीरिएशन का गुण उसमें आ चुका है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और सीरिएशन जो है क्रमबद्धता किस चरण की विशेषता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या है? विशेषता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। संरक्षण भी इसी अवस्था में आता है और सकारात्मक विचार भी आ जाता है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी उसको बोला जाता है। 11 से 15 या फिर ऊपर की आयु में बच्चों में ये जो गुण है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्धता। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। जब बच्चे 6 से 7 माह का होता है तब जो है वो ध्वनि को सुन के प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। तो 6 से 7 माह जो है राइट आंसर होगा।
किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो जो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। जैसे डॉक्टर जो है बीमारी का पता लगाने के लिए डायग्नोस करता है, टेस्ट कराता है, फिर बीमारी का इलाज करता है। वैसे ही बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, उनकी कमियों के बारे में जानकारी हासिल किया जाता है ताकि जो लर्निंग है वो और बेहतर तरीके से कराया जा सके। ये जो योगात्मक है योगात्मक समेटिव असेसमेंट जो है कब होता है? जो छमाही पेपर हुआ या फाइनल जो एग्ज़ाम हम ठीक है, ये सब योगात्मक समेटिव असेसमेंट में आता है। इस बात को भी याद रखिए। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों का कितना सही हुआ ये मुझे कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।